Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Nishtha and I am going to teach you chemistry of class plus 1. So in the last lecture of class plus 1, we have done the chapter structure of atom. In the last lecture, we have discussed about the development leading to the formation of Bohr model of atom. अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम. सो बोहर ने ही लाइन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया. सो नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. अब लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या कहता है? ये कहता है कि जो वेव नंबर है न्यू बार दैट इज इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. So this is the formula for line spectrum of hydrogen. The unit of this will be centimeter inverse. So here 109677 is the Rydberg constant. Rydberg equation भी बोला जाता है इसको. Rydberg साइंटिस्ट ने इसको दिया था. That is why it is called Rydberg equation and this constant is named as Rydberg constant. So ये तो constant वैल्यू. अब n1 n2 क्या है? वेव नंबर आपको पता है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ द लैम्डा. सो यहाँ पे आप वेव नंबर की जगह 1/लैम्डा भी लिख सकते हो. क्लियर? सो व्हाट इज n1 एंड व्हाट इज n2 नाउ? n1 की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है. ठीक है. एंड n2 की वैल्यू जो होगी वो n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 up to so on. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. इसमें n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है एंड 5. सो दीज आर द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. लेट अस सपोज. अब क्या होगा? सपोज सारे के सारे एनर्जी लेवल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट पे आ रहे. लेट अस सपोज. तो ये एक तरह का बैंड बन जाएगा. दिस विल बी कॉल्ड लेमन सीरीज. सो लेमन सीरीज कब होगी? जब हमारी n1 की वैल्यू क्या होगी? 1 एंड n2 की वैल्यू 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है. फॉर लेमन सीरीज n1 is equal to 1 n2 is equal to 2 3 4 up to so on. This will be the Lehman series. Clear? इसी तरह अगर n1 की वैल्यू हो जाए 2 तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड शेल में जब आ रहे हो तो ये सेकेंड सीरीज बनी. तो इट विल बी कॉल्ड Balmer series. Clear? If n1 is equal to 3, n2 is equal to 4, 5, 6 up to so on, Lehman, Balmer, then Paschen. So ये 3 सीरीज हमने कर ली. Paschen के बाद इसी तरह क्या आती है? ब्रैकेट आती है. n1 is equal to 5 पे आती है p फंड. n1 is equal to 6 पे आती है हमफ्री. अप टू सो ऑन. तो इस तरह से इनको सीरीज में डिफाइन कर दिया गया. लेमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हमफ्री. सो मतलब क्या बोला उन्होंने कि जब सपोज हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा
वो डिफरेंट कलर ऑफ बैंड शो कर रहा था डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट बैंड थे वो कैसे आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग आ रहे थे, ठीक है। अगर तो वन वैल्यू आ जाती है फर्स्ट शेल में तो वहां पे हमने वहां पे इस तरह की डायग्राम की थी, इस तरह से बैंड आ रहे थे अलग अलग। तो यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट बैंड है तो n1 की वैल्यू 1 होगी, सेकंड बैंड में n1 की वैल्यू 2, देन 3, देन 4 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से वो जो हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद, उसको इसके साथ इंटर रिलेट किया गया कि जैसे वो बैंड्स बन रहे थे, वो बैंड्स कहाँ से आ रहे थे, बाय दिस सीरीज, दैट इज 5 सीरीज, लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड एंड हम्फ्री, 6 सीरीज, सॉरी, क्लियर। अब जो लेमन सीरीज है, लेमन सीरीज किस रीजन में आती है, ये आती है इसकी वेवलेंथ इन द केस ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन। जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक प्रॉपर रीजन किया था, प्रॉपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का ऑर्डर किया था। सो जो यूवी का ऑर्डर है वो लेमन सीरीज का ऑर्डर होगा। सो लेमन सीरीज विल बी एट अल्ट्रावायलेट रीजन। नाउ नेक्स्ट इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो है इट इज इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन हमें दिखाई देता है। तो बाल्मर सीरीज जो है ये कलरफुल बैंड शो करेगी जिसमें 7 कलर्स होंगे जो हमें इजीली दिखाई देते हैं। सो दिस इज द बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट जो है सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन में आए, ठीक है। नेक्स्ट पास्टन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, ये सारी किसमें आती है, इन केस ऑफ इंफ्रारेड रीजन। सो IR रेज, इंफ्रारेड रेज के रीजन में इनकी वेवलेंथ आएगी। तो इन सारी सीरीज की अलग अलग वेवलेंथ्स है जो हमने डिस्कस कर, क्लियर। सो दिस वाज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग लाइन की। लिमिटिंग लाइन फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही इसने डिस्कस किया, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसा कोई एटम हो जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो इसने सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन जिसमें है उनके बारे में इसने कुछ नहीं बताया, क्लियर। सो दिस वाज द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग लाइन की। लिमिटिंग लाइन क्या होती है, जिसमें n2 की वैल्यू इंफिनिटी हो। सपोज n1 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अकॉर्डिंग टू सीरीज, बट n2 की वैल्यू अगर इंफिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आ रहा है, मिट कर रहा है रेडिएशन, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग लाइन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्लियर। ये तो था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने बात करनी कि ये लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह से बोहर मॉडल को डेवलप कर रहा है। तो नेक्स्ट इज आवर बोहर मॉडल ऑफ एटम। So next is Bohr model of atom. अब बोहर ने क्या बोला, जब थॉमसन और रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम फेल हो गया तो बोहर ने बोला कि रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ये बोला। बट जब भी कोई, उसकी लिमिटेशन क्या थी, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन और एनी एक्सेलरेटेड पार्टिकल रिवॉल्व्स or moves, it will lose energy and ultimately the electron will fall into the nucleus. This was the limitation of Rutherford. तो उसको देखते हुए इस बोहर मॉडल ने क्या मॉडिफिकेशन की, उसमें उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड शेल्स, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनको सर्कुलर ऑर्बिट्स या शेल्स या क्या नेम दे दिया, एनर्जी लेवल्स। उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट दे आर रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है।
मतलब सपोज हम n इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं फर्स्ट शेल की, उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, n इज इक्वल टू 2 की डिफरेंट है, n इज इक्वल टू 3 की डिफरेंट है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी शेल के अंदर घूम रहा है तो उसकी एनर्जी ना लूज होगी ना ही वो गेन होगी। बट अगर वो अपनी शेल चेंज करता है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो n1 1 से 2 पे आ गया, सो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे आ गया, तो हायर एनर्जी पे चला गया, so it is higher energy, it is lower energy। अब लोअर से हायर जाने के लिए क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब, उसे एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। तो जब इसको एनर्जी मिल जाती है सपोज इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करेगा, जंप कर देगा टू द हायर स्टेट। बट सिमिलरली अगर उल्टा चले, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आना उसने, तो क्या होना है, हायर से लोअर पे जाना। जब हायर से लोअर पे जाना, इट मीन्स क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी विल बी एमिटेड। So the postulate of Bohr model of atom was the electrons are revolving around the fixed shells, fixed energy levels, but at the fixed energy levels, the energies of the electrons will be constant until or unless the electron jump to a higher orbit or it jump to the lower orbit. If it is changing the orbit, then only the energy of the electron will change. Otherwise, the electron energy will be constant. जो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में उसकी एनर्जी होगी। दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर। अब ये n की वैल्यूज क्या थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। सो n को इसने क्या नेम दे दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, जो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको 1 2 3 4 या KLMN की फॉर्म में भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये क्या है, हमारी शेल्स, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा। सो मीन्स तो इस तरह से इसने अपना फर्स्ट पोस्टुलेट जो था वो क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से घूम रहे हैं और उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है इन द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। एंड नाउ द सेकंड पोस्टुलेट वाज द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन इट विल जंप टू द फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, और व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर टू लोअर, देन ओनली एनर्जी चेंज आएगा, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एमिट होगी। दिस वाज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। क्लियर। अब उसने क्या बोला कि जो एनर्जी निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में निकलेगी। क्या निकलेगी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब होगी, कुछ रेडिएशन एमिट करेगी। सो हमने एक रिलेशन किया था अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, E इज इक्वल टू एच न्यू किया था, ठीक है। तो वहां से ही उसने बोला कि जो न्यू होगी, जो फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E अपॉन एच, ये होना चाहिए ना। पर यहाँ पे उसने डेल्टा E लिया। डेल्टा E का मतलब चेंज इन एनर्जी, E2 माइनस E1, जो डिफरेंस इन द एनर्जी है वो आएगा यहाँ पे E2 माइनस E1। सो डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। This was called Bohr's frequency rule. So this was the third postulate of Bohr, जिसमें उसने अपने फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन इमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिया विद द हेल्प ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी शेल्स या ऑर्बिट्स। क्लियर। इसके बाद नाउ द फोर्थ पोस्टुलेट वाज, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसमें कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगी, ठीक है। मोमेंटम मूवमेंट के कारण आती है, किसी भी बॉडी में किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई मोमेंटम होगी। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, MVR। क्या होता है, MVR, वेयर M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी एंड R इज द रेडियस, कि किस ऑर्बिट के अराउंड वो घूम रहा है, कितना डिस्टेंस है। एंड इट विल बी इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ये उसने रिलेशनशिप दिया किसका, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर।
अब n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, एनी इंटीजर आ सकता है। h और 2 पाई दैट इज कांस्टेंट, h की वैल्यू हमने की थी प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.626 into 10 raised to minus 34, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.14। तो दीज वर द पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन बाय बोहर। एंड इस पोस्टुलेट को उसने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बोल दिया। क्वांटाइजेशन होगी ना इसकी, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू था, एन लगाया था उसके आगे, अब यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्योंकि फर्स्ट शेल के लिए 1h अपॉन 2 पाई होगा, सेकंड शेल के लिए 2h अपॉन 2 पाई होगा, थर्ड के लिए 3h अपॉन 2 पाई, सो 1h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई, 3h अपॉन 2 पाई अप टू सो ऑन। सो यहाँ से क्या चीज बता रही है वो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम भी एनर्जी की तरह क्वांटाइज्ड है इन द स्मॉल पैकेट्स, जैसे वो डिस्क्रीट स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती थी क्वांटम की फॉर्म में, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, उसमें ये चीज बोली। सो दीज वर द वेरियस 4 पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। अब हमने करना है कि बोहर मॉडल ऑफ एटम की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसने क्या क्या चीजें दी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ बोहर मॉडल क्या है? सबसे पहले तो बोहर ने क्या सिग्निफिकेंस दी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जबकि जो रदरफोर्ड था उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ही नहीं किया था, बट जो बोहर है, बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। कैसे किया? उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बट इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे? इन द फिक्स्ड एनर्जी शेल, फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जिसमें उसकी एनर्जी जो होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सो स्टेबिलिटी ऑफ एटम उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, किसने? बोहर। सेकेंड, calculation of atomic radius, calculation of atomic radius, इसने फॉर्मूला दिया Rn is equal to a naught upon n square, sorry into n square। n हमें पता है n is the number of shell, Rn means radius of that shell, a naught की वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। तो अगर यहाँ पे पुट करें तो R1 भी इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर इन पिकोमीटर। So this was the formula that was given by Bohr। ये तो आ गया फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में। तो फॉर हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो उस केस में Rn will be equal to 52.9 n square upon Z। Z is the atomic number of that atom। Z is the atomic number of that atom। अगर हम Z फॉर हाइड्रोजन बात करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं आया। पर अगर सपोज हीलियम आ गया, हीलियम के केस में हीलियम 2 पॉजिटिव अगर होता है तो उसमें हाइड्रोजन जैसा ही होता है ना, तो उस केस में वहां पे Z की वैल्यू 2 हुई। तो इस तरह से उसने बोहर रेडियस दे दिया। क्लियर? नाउ द थर्ड वाज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया, En will be equal to minus RH 1 upon n स्क्वायर। अब RH की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 जूल्स। सो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उसको पुट करने से हमें एनर्जी आ जाएगी। अगर फर्स्ट शेल की निकालनी है तो n इज इक्वल टू 1,
सेकेंड की निकालनी है n इज इक्वल टू 2, 3 की निकालनी है n इज इक्वल टू 3. So n will be equal to 1, 2, 3 up to so on. Clear? So this was called Rydberg constant. जैसे उसमें हमने किया था ना 109677, दैट वाज आल्सो Rydberg कांस्टेंट, और ये भी Rydberg कांस्टेंट है. अब इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे. कैसे? वो कन्वर्ट करने के लिए अगर हम पहले ये बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिटल, अगर तो हमने यहाँ पे ये जाउल्स में लेंगे ना एनर्जी, तो ये वाली एनर्जी जो आएगी हमारी, ये आएगी जाउल्स में. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो इट विल बी जाउल्स इन जाउल्स. ठीक है. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उसने दिया. तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो -13.6 अपॉन n स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकाल. ये कैसे निकाला हमें पता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स. तो वहां से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ उसको डिवाइड कर दिया और वहां से हमारी वैल्यू. सो दिस वाज द एनर्जी फॉर्मूला. पर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम हो तो वहां पे क्या होगा. देन En विल बी इक्वल टू -13.6 अपॉन z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. ये आएगा फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. तो Z हमें पता है Z is the atomic number. This will be in electron volts. So this was the calculation of energy of the electron that is present in the different orbits. Now the next is fourth significance is calculation of frequency and wave number. Calculation of frequency and wave number. अब frequency means nu will be equal to what? Delta E upon h. हमने ये किया अभी बोवर्स frequency rule, that is nu is equal to delta E upon h. अब delta E क्या है? delta E है वही जो हमने Rydberg equation में किया था. that was equal to RH. एनर्जी का यही वाला फॉर्मूला लगाएगा ना 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा ई था. तो डेल्टा ई में क्या आना था? E2 - E1. यही आना था. एनर्जी डिफरेंस E1 - E2 कर लो, E2 - E1 कर लो. दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी एमिट हो रही है. सो RH अपॉन H आ गया यहाँ पे. क्लियर? सो RH की वैल्यू अभी हमने की थी, यहाँ नेगेटिव साइन भी था. RH की वैल्यू ये की थी, दैट इज -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन H 6.626 10⁻34 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर. तो ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आएगी 3.29 इंटू 10⁻15. Here this is the frequency. अब हमने दूसरा क्या निकालना है? वेव नंबर. तो वेव नंबर का फॉर्मूला हमें पता है. वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ. पता ना हमें. तो 1/λ अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू c/λ, है ना. तो अगर 1/λ यहाँ से निकालना है तो 1/λ विल बी इक्वल टू न्यू अपॉन c. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो 1/λ विल बी इक्वल टू न्यू की वैल्यू हमारे पास है 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन c. c इज 3 इंटू 10⁻8 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर. यही आएगा. सो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 109677. अब ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड है.
अब इसको पहले ये किस में आएगा, मीटर में। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो ये आएगा 109677। यही फॉर्मूला किया था हमने। दिस विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स। So this is the formula for wave number that was given by Bohr. Clear हो गया? Now the fifth application is, fifth importance of this Bohr model is calculation of ionization enthalpy. Calculation of ionization enthalpy. So ionization enthalpy basically होती क्या है, ये होती है इन्फिनिटी पे हमने इलेक्ट्रॉन लेके जाना। सपोज हमने फर्स्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, और उसको वहां से बाहर निकाल देना है, इन्फिनिटी तक पहुंचा दो, तो यही आएगा डिफरेंस। तो अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी की पे एनर्जी हमें क्या होगी, एनर्जी इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी क्या होगी, जीरो ही होगी ना। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे एन की वैल्यू इन्फिनिटी, तो एनर्जी हमने किया डेल्टा ई किसके इक्वल था, आर एच 1/n²। तो अगर ये इन्फिनिटी हो गया तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सो डेल्टा ई जब इन्फिनिटी, एनर्जी एट इन्फिनिटी अगर हम देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। और E1 हमने किया है ये, तो यहां से आ गया हमारा एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते। ये यूनिट आएगा जॉल पर एटम, जॉल्स में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आने के बाद हमें उसको क्या करना पड़ेगा, Z² से मल्टीप्लाई। Clear? So this was the fifth application of Bohr model of atom. So next is, last is velocity of electron. तो बोहर ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये हमें फॉर्मूला दिया NH/2πmr। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल, h इज अ प्लैंक कांस्टेंट, 2π की वैल्यू 3.14, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg, एंड r इज द रेडियस दैट इज द बोहर रेडियस जो हम निकाले। सो दिस वाज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ velocity, that is Bohr model of atom. Clear? Now ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस। So what are the limitations of Bohr model of atom? अब जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ इसने एक्सप्लेन की फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मींस ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो फर्स्ट लिमिटेशन होगी नो थ्योरी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। क्या? सेकेंड चीज, अब जब लाइट स्पेक्ट्रम को उसने डिस्कस किया, अब लाइट स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, क्योंकि हमने किया रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अगर हम उन रेडिएशन को अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तब भी उनमें डेविएशन आएगी, और जब हम अंदर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तब भी उनमें डेविएशन आएगी। तो दो तरह के इफेक्ट हैं, एक है जीमैन इफेक्ट
एक है स्टार्क्स इफेक्ट। ज़ीमैन इफेक्ट क्या है? दैट इफेक्ट जिसमें अगर हम रेडिएशंस को, जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से रेडिएशंस निकल रहे हैं, अगर उन रेडिएशंस को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो भी वहां पे डेविएशन आएगी, और अगर उसको हम बोलेंगे ज़ीमैन इफेक्ट, और अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब भी उसमें डेविएशन आएगी, दैट इज कॉल्ड स्टार्क्स इफेक्ट। सो ये दो इफेक्ट के बारे में बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया। नाउ द थर्ड, बोहर ने ये नहीं बताया कि एटम, अगर तो एटम सिंगल एटम की बात कर दी उसने, पर उसने मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ बताया नहीं कि एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों हो रही है। इट डिडंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय बोहर। सो थर्ड वाज did not explain why atoms form chemical bonds, तो ये चीज भी इसने एक्सप्लेन नहीं की। फोर्थ, अब इसने जो है फ्लैट मॉडल दे दिया, ठीक है, बट इट डिडंट टेल अबाउट द 3D मॉडल ऑफ एटम। बट एक्चुअली जो मॉडल ऑफ एटम है, एटम जो है वो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो बोहर गेव फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। सिर्फ बोहर ने फ्लैट मॉडल दिया, 3D मॉडल नहीं दिया। एंड द लास्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर इज, इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट्स, फिक्स्ड पाथ्स हैं सर्कुलर ऑर्बिट, बट आफ्टरवर्ड्स इट वाज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व नहीं करते। इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एट विच दे मे बी प्रेजेंट, कि वो फिक्स्ड पाथ नहीं है कि इसी सर्कल के अराउंड में घूमते रहेंगे, वे सपोज वो एक इतना स्पेस है कि इसमें कहीं पे भी वो घूम सकते हैं। तो ये आफ्टरवर्ड डिस्कवर हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिक्स सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर सकते हैं, वो किसी स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं, स्पेस में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम बाद में क्या बोल दिया, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं कर रहे, वो किस में कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स में। सो डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट ऑर्बिटल्स, और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, आफ्टरवर्ड्स scientists gave discovery that electrons are not moving in fixed circular orbits. फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो मूव नहीं कर रहे, वो स्पेस में रिवॉल्व कर रहे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो इसके हमने क्या क्या किया, बोहर मॉडल ऑफ एटम की डेवलपमेंट कर ली, उसकी पोस्टुलेट्स कर लिए, उसकी सिग्निफिकेंस कर लिया, और उसकी लिमिटेशन कर ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्यूअल नेचर, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक you so much for watching my video. Keep liking it and sharing it with your friends so that they can also be benefited. If you have any doubt related to the topic, you can send me in the comment box. If you are new, you have not subscribed our channel yet, you please do subscribe it. Thank you so much.